हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाक्य। आज आप लोगों की क्लास रहेगी वाक्य की। जो वाक्य से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं कि वाक्य क्या होता है, तो किन आधारों पर वाक्य बनाए जाते हैं, यानी कि वाक्य के कितने गुण होते हैं या कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य क्या होता है और वाक्य में विधेय क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तथा रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इससे संबंधित तथा कुछ उदाहरण देके भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट हम लोग इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें ताकि इससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, वो एक भी ना छूटने पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या वाक्य, कि वाक्य होता क्या है। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई क्या है। क्या पूछा जाता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी व सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो क्या होती है वाक्य। क्या होती है वाक्य। किसके आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसकी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई व सबसे बड़ी इकाई। सबसे छोटी व सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो क्या है वाक्य। चाहे सबसे छोटी पूछी जाए चाहे सबसे बड़ी पूछी जाए, तो क्या होगी वाक्य। समझ गए। किसके आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी व सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है। यहीं पर पूछा जाए कि हिंदी भाषा के व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या है। क्या पूछा जाए कि हिंदी भाषा के व्याकरण में सबसे बड़ा अंग क्या है, तो क्या है, वो भी वाक्य है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कहीं पे पूछ दिया जाता है क्या हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में व्याकरण की या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या है। तो भाषा में, हिंदी भाषा में व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या है, वो भी वाक्य है। क्या है, वाक्य है। समझ में इतनी बात, समझ गए कि भाषा की सबसे छोटी यानी भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है। अर्थ के या सबसे बड़ी इकाई या सबसे छोटी इकाई। अब पूछा जाए हिंदी भाषा व्याकरण में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो भी वाक्य है। ठीक है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, किसकी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण या अक्षर। क्या है, वर्ण या अक्षर। यहीं पर नोट कर लीजिएगा। क्या भाषा की, समझिए
समझिएगा इसमें क्या अंतर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, या अक्षर। वर्ण या वर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर। अब यहीं पर पूछा जाए कि सांकेतिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? किसकी? सांकेतिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो भी हो जाएगी वर्ण या अक्षर। क्या हो गई? वर्ण या अक्षर। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो अब हम लोग जानेंगे क्या वाक्य, कि वाक्य क्या होता है, कि शब्दों का सार्थक योग वाक्य होता है। कैसा योग होना चाहिए? शब्दों का सार्थक व सुव्यवस्थित समूह वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए और सुव्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। किसकी? वाक्य की। इसकी वाक्य की परिभाषा क्या बनेगी? तो इसकी परिभाषा नोट कीजिएगा। परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? समझिएगा, नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। क्या? शब्दों का, ध्यान दीजिएगा, किसका? शब्दों का, ना कि वर्णों का। वर्णों का सार्थक योग क्या होता है? तब शब्द बनता है। वर्णों का सार्थक योग होता है तो क्या बनता है? वर्णों के सार्थक योग से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। ठीक है, तो चलिए, कि शब्दों का सार्थक व सुव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक सुव्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। समझ गए? इतनी बात समझ में आई कि वाक्य क्या होता है? कि शब्दों का सार्थक व सुव्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इसमें एक उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए। क्या उदाहरण? समझिएगा, जैसे इसमें हमने लिखा कि खाना खाता, क्या? खाना खाता राम है। समझिएगा, क्या है उदाहरण हमारा? कि खाना खाता राम है। तो इसे आप एक बार बोल के देखिए, बाकी क्या ये बोलने में सही, उच्चारण करने में इसका अर्थ सही निकल रहा है? सब बोलिएगा कि खाना खाता राम है। क्या ये सही है? अगर ये सही नहीं है तो इसको हम शुद्ध रूप से कैसे, सुव्यवस्थित रूप से कैसे लिखेंगे? तो सुव्यवस्थित रूप से देखिएगा किस प्रकार लिखा जाएगा कि राम खाना खाता है। क्या है? राम खाना खाता है। समझ गए? ये क्या है? ये इसका सुव्यवस्थित समूह, यानी सही तरीके से लिखा गया। कैसे? जैसे वाक्य में क्या होता है? पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर
क्रिया आती है। ठीक है, इसी आधार पर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या था, खाना, यानी इसमें क्या आ गई थी, क्रिया। क्या आई, इसमें क्रिया आ गई, फिर कर्म आ गया, फिर उसके बाद क्या आया था, फिर उसके बाद कर्ता आया था। क्या आया था, कर्ता। तो क्या ये सही था, ये स्ट्रक्चर सही था वाक्य बनाने के लिए? तो ये स्ट्रक्चर वाक्य बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और सही क्या था, ध्यान दीजिएगा, समझते हुए चलिए। इसमें क्या है, इसमें पहले क्या आएगा, कर्ता। तो राम क्या है, राम है कर्ता। किसके द्वारा खाना खाया जा रहा है, क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राम के द्वारा, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वह क्या कहलाता है, वही कर्ता। तो कर्ता क्या है, राम। इसके बाद क्या आएगा, कर्म। क्या खाता है, खाना। कर्म क्या है, खाना। ठीक है, अब खाना खाता है, ये क्या है, क्रिया। क्या क्रिया कर रहा है, तो खाने को खा रहा है, खा रहा है, तो ये क्या हो गई, क्रिया। ठीक है, समझिए किस प्रकार से इसका क्रम चलता है। तो यही इसमें कहा गया था कि शब्दों का सार्थक, ना कि निरर्थक, शब्दों का सार्थक व सुव्यवस्थित, कैसा, मतलब सीरियल से चले, आगे पीछे ना हो। ठीक है, जब सुव्यवस्थित समूह होगा इसमें तभी तो वाक्य बनेगा, या फिर सुव्यवस्थित इसका समूह ना ले, कोई एक वाक्य, कोई एक शब्द लिख दें तो क्या वाक्य बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या इसमें सुव्यवस्थित समूह, इसलिए यहाँ पर समूह रखा गया। ठीक है, समझ गए इतनी बात, वाक्य किस प्रकार बनता है। तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि इतनी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे, तो चलिए इसमें एक और पॉइंट जान लेते हैं, इसकी परिभाषा जो मोटे तौर पर हम लोगों को देखने को मिलती है ज्यादातर। तो समझिएगा क्या होती है, परिभाषा क्या बनेगी, सिर्फ समझने के लिए है तो ऐसे ही समझ लीजिएगा, हर चीज लिखने में नहीं आती है। ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज लिखी जाए। तो समझिएगा कि शब्दों का सार्थक योग, ध्यान दीजिएगा कि शब्दों का सार्थक व सुव्यवस्थित योग जिसमें एक अर्थपूर्ण हो, कैसा हो, एक अर्थपूर्ण हो या पूर्ण निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें भी थी, इसमें क्या, इसमें एक अर्थपूर्ण निकला था, इसमें बोलने में क्या अर्थ निकला था, खाना खाता राम है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। इसमें क्या था कि राम खाना खाता है, तो इसमें अच्छे से समझ में आ रहा था कि किसके द्वारा क्रिया की जा रही है और क्या क्रिया की जा रही है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे, वाक्य को तो जानेंगे, अब हम जानेंगे इसमें क्या क्या गुण होते हैं, वाक्य बनाने में कौन कौन से गुण आते हैं, कितने तत्व आते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, क्या वाक्य के तत्व या गुण, नोट कीजिएगा दूसरा पॉइंट इसी में कि वाक्य के तत्व या गुण। ठीक है, क्या रहेगा पॉइंट, पॉइंट रहेगा हमारा इसमें वाक्य के तत्व या गुण।
हो गया पॉइंट नोट कर लिया सभी ने। क्या है पॉइंट हमारा? इसमें हमारा पॉइंट है वाक्य के तत्व या गुण। वाक्य में कितने तत्व होते हैं और कितने गुण होते हैं, किस आधार पर वाक्यों को बनाया जाता है। ठीक है, ये तो समझ गए कि वाक्य होता क्या है, किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें जो पॉइंट होते हैं, जो इसमें सम्मिलित चीजें होती हैं, जो तत्व सम्मिलित होते हैं, जो इसमें गुण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, उसमें क्या चीज होनी चाहिए जो वाक्य एकदम शुद्धता रूप से बन जाए। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भाषा के आधार पर देखा जाए, भाषा यानी हिंदी भाषा के व्याकरण के आधार पर देखा जाए तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। वाक्य में कितने गुण होते हैं? वाक्य में 6 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समीपता होनी चाहिए, उसमें सार्थकता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए और क्या? आकांक्षा होनी चाहिए। तो उसमें भी नोट कीजिएगा क्या वाक्य के कितने गुण होते हैं? वाक्य के 6 गुण होते हैं। वाक्य के 6 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं वाक्य में? वाक्य में 6 गुण होते हैं। कितने होते हैं? 6 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा इसमें। कौन कौन से गुण होते हैं तो समझिएगा। इसमें पहला हो जाएगा क्या? सार्थकता, सार्थकता। और दूसरा है क्रम या पदक्रम। क्या? क्रम या पदक्रम। ठीक है, इसमें तीसरा हो जाएगा योग्यता। इसमें क्या? योग्यता होनी चाहिए। क्या? योग्यता। कितने हो गए? 3। चौथा है आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा होनी चाहिए और निकटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निकटता यानी समीपता, जिसमें आपस में संबंध हो। क्या? निकटता। ठीक है, कितने हो गए? सार्थकता, पदक्रम, योग्यता, आकांक्षा, निकटता और नेक्स्ट है अंतिम है मेल। क्या है? मेल या सामंजस्य। मेल या सामंजस्य। ठीक है, समझ गए कितने होते हैं? देखिएगा एक बार फिर से। पहला है इसमें वाक्य के कितने गुण होते हैं? वाक्य में 6 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला है सार्थकता, दूसरा है क्रम या पदक्रम, तीसरा है योग्यता और चौथा है आकांक्षा, पांचवा है निकटता और छठा है मेल या सामंजस्य। ठीक है, कर लिया नोट इतना? तो एक बार सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्या है सुनिएगा। पहला है सार्थकता, दूसरा है पदक्रम,
तीसरा है योग्यता, चौथा है आकांक्षा, पांचवा है निकटता और छठा है मेल या सामंजस्य। कितने गुण हो गए? 6 गुण हो गए। तो वाक्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए देखिए एक बार फिर से। सार्थकता होनी चाहिए, उसमें क्रम होना चाहिए, वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा यानी इच्छा या जिज्ञासा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, निकटता मतलब संबंध, आपस में संबंध होना चाहिए, ठीक है, और मेल यानी सामंजस्य होना चाहिए। करिए नोट आप लोगों ने। तो अब हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे एक तरफ से क्या। तो सबसे पहले पॉइंट नोट कीजिएगा, वाक्य का पहला गुण है क्या? सार्थकता। सार्थकता के आधार पर वाक्य को किस प्रकार बनाया जाता है? तो नोट कीजिएगा पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट नोट कीजिएगा क्या? सार्थकता। इसमें कैसी सार्थकता होनी चाहिए? सार्थकता ये वाक्य का पहला गुण यानी पहला तत्व है। हो गया नोट? कर लिया नोट क्या? सार्थकता। हो गया? तो चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे क्या सार्थकता क्या होती है, वाक्य में किस प्रकार से सार्थकता पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि वाक्यों में कि जिसमें सार्थक शब्दों का योग होता है, ध्यान दीजिएगा कि जिन वाक्यों में या जिसमें सार्थक शब्दों का योग होता है, अगर वाक्यों में सार्थकता नहीं पाई जाएगी तो वाक्य कैसा हो जाएगा? तो वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि जिस वाक्य में शब्दों का सार्थक योग नहीं पाया जाएगा या जिन वाक्यों में सार्थक शब्दों का योग पाया जाता है, अगर जिनमें नहीं पाया जाएगा तो उनमें अर्थ नहीं निकलेगा, वह कैसा हो जाएगा? वह अनर्थ हो जाएगा। तो वाक्य में सार्थकता होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा, क्या बनेगी इसकी परिभाषा? कि जिसमें सार्थकता पाई जाए, जिसमें सार्थकता पाई जाए, क्या पाई जाए? सार्थकता पाई जाए अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें सार्थकता ना पाई जाए, क्या? जिसमें सार्थकता पाई जाती है वो क्या होते हैं? वो हमारे सार्थक शब्द होते हैं, यानी सार्थक वाक्य में सार्थकता होनी अनिवार्य है। इस शब्दों में सार्थकता ना पाई जाए, शब्दों में सार्थकता ना पाई जाए तो इसे क्या कहेंगे? ना पाई जाए तो वाक्य में अर्थ नहीं निकलेगा। समझिएगा, ये इसके गुण है सिर्फ समझने के लिए। तो वाक्य में अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर वाक्य में सार्थकता नहीं पाई जाएगी, क्या? जिसमें सार्थकता पाई जाए तो वाक्य शुद्ध रहेगा, ठीक है। कि जिसमें सार्थकता पाई जाए तो वाक्य अर्थपूर्ण रहेगा। कैसा रहेगा? अर्थपूर्ण रहेगा, ठीक है। अगर शब्दों में
समझिएगा कि अगर शब्दों में सार्थकता ना पाई जाए तो वाक्य में अर्थ नहीं निकलेगा। आप समझ गए, अच्छे से क्लियर हो गया। क्या सार्थकता, वाक्य में किस प्रकार सार्थकता होनी चाहिए, यानी वाक्य में सार्थकता का गुण होना अनिवार्य है। अगर वाक्य में सार्थकता नहीं होगी तो वाक्य कैसा हो जाएगा, तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया, क्या उदाहरण लिया हमने कि श्याम पानी पीता है, श्याम पीता पानी है। क्या है कि श्याम पीता पानी है, तो इसमें वाक्य में बताइए क्या सार्थकता है, तो इस वाक्य में सार्थकता नहीं है। जब हम सार्थकता के आधार पर बनाएंगे तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका शुद्ध रूप बन जाएगा सार्थक रूप से। जब इसको नोट करेंगे, जब इसको लिखेंगे, जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा कि श्याम पानी पीता है। क्या बन जाएगा, श्याम पानी पीता है। अभी हमने आप लोगों को बताया था वाक्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार से चलता है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में सबसे पहले क्या आया, यानी कर्ता तो शुद्ध है। ठीक है, कर्ता के बाद क्या आना चाहिए था, कर्म, तो इसमें क्या आया, पीना, पीना क्या है, क्रिया। तो देखिएगा क्या यह वाक्य शुद्ध रह गया, क्रिया आ गई। अब इसमें क्या बचा, पानी, पानी क्या है, कर्म, पानी कर्म है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इसमें क्या है, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। तो क्या इसको सार्थकता के आधार पर शुद्ध लिखा गया, नहीं लिखा गया, तो ये वाक्य कैसा हो गया, गलत हो गया। इसका शुद्ध रूप देखिएगा, क्या ये स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है, देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आया, श्याम, श्याम तो सही यानी कर्ता, कर्ता सही है। पानी, पानी क्या है, कर्म, पानी कर्म है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। श्याम पानी पीता है, श्याम के द्वारा क्या किया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पानी को पीता है। ये क्या है, ये हमारी क्रिया है। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाक्य में किस प्रकार से सार्थकता होनी अनिवार्य है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि उनको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे किरम। वाक्य का दूसरा गुण है किरम। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, हो गया नोट। तो चलिए अब वो अच्छे से क्लियर भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को अब आगे बढ़ाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इसमें क्या, किरम या पद किरम। किरम यानी किरम या पद किरम यानी शब्द किरम। शब्द को हम क्या बोलते हैं, पद।
ये हमने आप लोगों को जब शब्द भेद पढ़ाए थे तो अच्छे से क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद है किरम या पद किरम। कर लिया पॉइंट नोट? हो गया। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि वाक्य को किस क्रम से लिखा जाए। ठीक है, शब्दों को किस प्रकार बैठाया जाए जो वाक्य में सही से प्रयोग हो जाए। क्या क्रम? वाक्य को किस क्रम से लिखें जो ये शुद्ध बन जाए। कहां पर क्रिया का प्रयोग होगा, कहां पर कर्ता का प्रयोग होगा, कहां पर क्रिया आएगी, कहां पर कर्म आएगा, कहां सहायक क्रिया आएगी, कहां पर मुख्य क्रिया आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ समझते हुए चलना है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या क्रम, यानी वाक्य में किस प्रकार क्रम पाया जाता है, वाक्य को किस क्रम से लिखा जाता है। तो इसे भी समझ लीजिएगा। तो इसका क्या, भाषा के नियमों के अनुसार, क्या कि भाषा के नियम के अनुसार व्याकरण में क्रम आवश्यक है। क्या भाषा के नियम के अनुसार क्रम रखना आवश्यक है या क्रम रखना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्या हिंदी भाषा के नियमों के अनुसार, किसके अनुसार? नियमों के अनुसार व्याकरण में क्रम रखना आवश्यक है। व्याकरण में या वाक्य में, व्याकरण या वाक्य में नियम रखना, क्या नियम रखना आवश्यक है। ठीक है, समझ गए कि हिंदी भाषा में नियमों के अनुसार हिंदी व्याकरण में यानी हिंदी के वाक्यों में नियम रखना आवश्यक है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। तो चलिए एक बात उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, क्या नाव में नदी है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण हमारा इसमें क्या कि नाव में नदी है, नाव में नदी है। एक बात देखिएगा, समझिएगा, ये हमारी होगी क्या नाव। इसके अंदर नदी होती है या नदी में नाव होती है? नाव में नदी। क्या ये हमने क्या, ये तो हमारी हो गई नाव। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने कभी क्या नाव के अंदर नदी देखी है? अगर देखी हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा। देखी है? नहीं देखी। तो क्या होता है, नाव नदी में नाव होती है। किसमें होती है? नाव। नदी में तो आप लोगों ने नाव देखी ही होगी। नाव किसमें चलती है? नदी में, यानी पानी में। पानी कहाँ होता है? नदी या तालाब में या नाव में होता है। नाव में नहीं होता है। नाव में क्या होता है? सामान रखने के लिए नाव बनाई जाती है, नदी को पार करने के लिए नाव बनाई जाती है ना। तो क्या होता है, नदी में नाव होती है या नहीं? तो इसी प्रकार इसमें हमारा उदाहरण था कि नाव में नदी है। तो ये क्या इसमें क्रम सही है? बताइए। तो इसका सही क्रम क्या बन जाएगा? तो इसका सही क्रम बनेगा क्या? नदी में नाव है। बना? एक बार आप लोग बोल के भी देख लीजिएगा।
क्या कि नाव में नदी है। क्या ये बोलने में शुद्ध है? इसमें कोई अर्थ निकल रहा है कि नाव में नदी है? या अब दूसरा वाला शुद्ध वाला बोल के देखिए, क्या कि नदी में नाव है या नदी में नाव तैरती है। अब क्या ऐसे बोल दोगे कि नाव में नदी बहती है? बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? बहती ही नहीं है। नदी में नाव सबने देखी है, क्या नाव में नदी देखी है? नहीं देखी है ना? तो क्या बनेगा इसका कि नदी में नाव है। ठीक है, समझ गए? इसमें शुद्ध रूप से किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी इसका क्रम यानी शब्दों का क्रम शुद्ध होना चाहिए। ये वाक्य में अनिवार्यता है, तभी क्या बनेगा? तभी हमारा शुद्ध जाति वाक्य बनेगा। ठीक है, आप लोगों को इसके नियम यानी अच्छे से पढ़ने हैं, फिर आगे आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी इसमें जो तत्व होते हैं इनको हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तो आगे जब हम वाक्य पढ़ाएंगे, वाक्य के प्रकार पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इसको समझते हुए चलना है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई? एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। एक बार कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो अगला पॉइंट बनाइएगा, तीसरा गुण क्या है वाक्य में? तो तीसरा गुण योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्या होनी चाहिए? योग्यता। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइए इसी में। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा इसमें, क्या तीसरा क्या है? योग्यता। वाक्य में योग्यता होनी भी जरूरी है, यानी अनिवार्यता है वाक्य में क्या? योग्यता होनी है। किस योग पर वाक्य बनाएंगे? इसमें क्या क्या योग्यता है? वाक्य क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, तो समझिएगा कि वाक्य में किस प्रकार की योग्यता होनी आवश्यक है। तो वाक्य में अनुकूल भावों का बोध कराने के लिए क्या कि वाक्य में अनुकूल भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिएगा कि वाक्य में भाव का बोध कराने वाली, उसमें क्या भाव है? वाक्य, वही बात हम बोल रहे हैं कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है, क्या उसमें गुण है, क्या क्षमता है कि वाक्य में गुण यानी भाव का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए, तभी हमारा वाक्य कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। ठीक है, तो एक लाइन के इसे भी नोट कर लीजिएगा, क्या वाक्य में क्या होनी चाहिए? भाव का बोध कराने वाली, भाव का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। यही हम आप लोगों को तब उतनी देर से समझा रहे थे। क्या वाक्य में क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, वाक्य में यानी शुद्धता होनी चाहिए। किस आधार पर? योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो समझ गए? योग्यता के वाक्य में क्या होना चाहिए? भाव के आधार पर, उसमें क्या गुण है, उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसमें हम उदाहरण लेते हैं। जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया
ध्यान दीजिएगा कि हिरण उड़ता है। उदाहरण हमारा समझिएगा कि हाँ, उदाहरण में हमने लिया क्या, हिरण उड़ता है। आप लोगों ने हिरण उड़ते हुए देखा है? देखा है क्या? हमने तो नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो बताइए। तो आप लोग बताइए, क्या ये इसमें योग्यता दिखाई दे रही है? किस आधार पर इस वाक्य में योग्यता दिखाई पड़ रही है कि हिरण उड़ता है? यानी वाक्य में संबंध क्या है? हिरण का उड़ने से कोई संबंध है? आज तक तो हमने तो कहीं भी उड़ते नहीं देखा, हमने चिड़ियों को उड़ते देखा, हमने हिरण के जानवरों को तो कहीं भी उड़ते हुए नहीं देखा। तो इसमें वाक्य में कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर यही होता क्या कि हिरण चलता है, दौड़ता है, भागता है, या चुनता है, या सोता है, अन्य क्रियाएं होती, तो इसमें हम समझ जाते इस वाक्य में क्या है, योग्यता है, हिरण की क्षमता है। अगर हिरण को हम देखें उड़ाने के हिसाब से इसकी क्षमता निकाल रहे हैं, तो हिरण उड़ ही नहीं पाता, इसकी क्षमता किस आधार पर निकलेगी? अगर उड़ने के आधार पर हिरण की क्षमता को मापा जाए तो क्या इसमें कोई योग्यता निकलेगी? कोई क्षमता निकलेगी? नहीं निकलेगी। अगर हम हिरण की अब योग्यता निकालें किसके आधार पर, जैसे हमने लिखा इसमें क्या, हिरण दौड़ता है या भागता है या चलता है। अब हिरण की क्षमता यानी योग्यता देखी जाए, हिरण दौड़ सकता है, जाहिर सी बात है हिरण दौड़ता ही है, या हिरण तेज दौड़ सकता है, तो उसकी क्षमता मालूम पड़े, यानी हिरण अब दौड़ सकता है, तेज दौड़ सकता है, तेज चल सकता है ना? तो इसमें समझिए योग्यता किस प्रकार होनी चाहिए वाक्य में, यानी कि कर्ता का संबंध क्रिया कर्म सबसे शुद्ध रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि वाक्य में किस आधार पर योग्यता होनी चाहिए। तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा यस या नो। सभी लोग कमेंट कीजिएगा एक बार। बहुत अच्छे, तो अब क्लास को आगे बढ़ाएं। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, चौथा गुण क्या था इसमें? तो चौथा गुण है आकांक्षा यानी रुचि या जिज्ञासा। क्या? आकांक्षा। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा इसमें, क्या? आकांक्षा। कर लिया नोट पॉइंट? हो गया सभी का? आकांक्षा या रुचि, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। ठीक है, कहीं पर आकांक्षा नहीं दिया है, कहीं रुचि दे दिया, तो आप लोग कहोगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है कि रुचि होता क्या है, जिज्ञासा होता क्या है। तो समझिएगा क्या होता है ये कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, ध्यान सुनिएगा कि वाक्य भाव की दृष्टि से, वाक्य की भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि इसके अर्थ को समझने में
या इसके अर्थ को जानने में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से कि वाक्य भाव की दृष्टि से यानी अर्थ की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए, इतना अर्थपूर्ण होना चाहिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें कुछ दूसरी रुचि, अन्य बातें जागृत ना हो, हमारे मन में अन्य विचार प्रज्वलित ना हो। ठीक है, इसी परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा, समझिएगा कि वाक्य में भाव की दृष्टि से अर्थ इतना पूर्ण होना चाहिए कि इसको समझने या इसको जानने के लिए कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, कोई रुचि या इच्छा ना हो। इच्छा या जागृत या जिज्ञासा या रुचि या आकांक्षा, ये सभी इसकी क्या है? पर्याय है। ठीक है, तो एक लाइन इसमें भी है, नोट कीजिएगा। क्या कि वाक्य भाव की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से अर्थपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसको समझने के लिए, इसको समझने या जानने के लिए, जानने के लिए कोई इच्छा ना हो, जानने के लिए कोई इच्छा ना हो। ठीक है, समझ गए? आकांक्षा यानी रुचि भाव, वाक्य में भाव की दृष्टि से अर्थपूर्ण होनी चाहिए। वाक्य कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए, इसको समझने के लिए कोई दूसरी इच्छा जागृत ना हो। ठीक है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, क्या कि खाता खाना है। समझिएगा, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों की क्लास अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार आने से और थोड़ी देर देखने से कोई भी टॉपिक या कोई भी क्लास समझ में नहीं आती है। आए 10-15 मिनट रुके और चले गए, तो इससे आपको कोई भी टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है। आपको पूरी क्लास अच्छे से पढ़नी है ताकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने उदाहरण लिया, क्या खाना खाता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि खाना खाता है। अब हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुई, एक विचार आया कि खाना खाता है, लेकिन अब मन में आया कि कौन खाता है खाना। आपके मन में भी अभी इच्छा जागृत हुई होगी कि खाना खाता है, कि कौन खाता है, इसका कोई नाम तो होगा, कोई व्यक्ति तो होगा। इच्छा जागृत हुई क्या कि खाना खाता है, कि कौन खाना खाता है, कि रोहन खाना खाता है। जब हम इस वाक्य में लिख देंगे यानी कर्ता को जोड़ देंगे, तो इसमें सबसे पहले देखिए इस वाक्य में कहीं कर्ता है? इस वाक्य में कर्ता आया ही नहीं है। जब हम लिखेंगे इसमें, अब इसमें कर्ता का प्रयोग करेंगे क्या कि रोहन खाना खाता है, तो हमारी अब कोई अन्य इच्छा जागृत हो रही है। अब हमें कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें मालूम हो गया कि रोहन खाना खाता है। ठीक है, क्या देखिएगा, रोहन खाना खाता है। समझ गए? हमने
किस आधार पर बताया था वाक्य को? वाक्य का स्ट्रक्चर देखिएगा कि कर्ता, कर्म, क्रिया। अब इस वाक्य को देखिएगा, क्या इस वाक्य में खाना क्या करता है? खाना करता है, तो ये क्या है? ये कर्म है। खाना क्या है? कर्म है। इसके बाद क्या है? इसमें क्रिया आ गई। क्या आ गई? क्रिया आ गई। तो इस वाक्य में कहीं कर्ता दिया ही नहीं गया है, तो ये कैसा है? इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बाकी क्या था? वाक्य भाव की दृष्टि से अर्थपूर्ण होना चाहिए। आपको ध्यान से समझते हुए चलना, इसे समझने की ही आवश्यकता है। ठीक है? क्या था बात इसमें? हमारी जो इसमें एक लाइन थी हमने आप लोगों को दी थी, क्या कि वाक्य भाव की दृष्टि से कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए। जब इस वाक्य में हमने उदाहरण लिया था कि खाना खाता है, तो इस वाक्य में कर्म आया, क्रिया आ गई। इसमें कर्ता तो कहीं दिया ही नहीं गया है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा। हम किस आधार पर जाने की खाना खाता है? अब पता नहीं कौन खाता है, व्यक्ति है या जानवर है या पक्षी है, हमें कुछ पता ही नहीं। तो हमारी एकदम इच्छा जागृत होती है, आकांक्षा उत्पन्न होती है, हमें जानने को इच्छा होती है कि हम जाने इसमें खाता कौन है। व्यक्ति है, जानवर है, पक्षी है, जीव है। ठीक है? तो इसमें हमने कर्ता का प्रयोग किया, ध्यान दीजिएगा कि रोहन। रोहन क्या हो गया इसमें? अब किसके द्वारा खाना खाया जाता है? तो जिसके द्वारा खाना खाया जाता है तो क्या है? कर्ता है। इसमें कौन खाना खा रहा है? रोहन। तो रोहन क्या हो गया? रोहन हो गया कर्ता। ठीक है? उसके बाद खाना क्या है? खाना कर्म है। किसको खाता है? खाना को। खाना क्या है? कर्म है। और खाना खाता, खाता क्या है? क्रिया। मोहन खाना खाता है, यानी रोहन खाना खाता, क्या क्रिया कर रहा है? खाना को खा रहा जल्दी जल्दी से। ठीक है? तो ये क्या हो गई? ये हमारी क्रिया हो गई। अब वाक्य के स्ट्रक्चर से ये क्या हो गया? ये शुद्ध हो गया। ठीक है? समझ गई है? आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कीजिएगा, सभी एक बार कमेंट करें कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत अच्छे, यस। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? नेक्स्ट तत्व क्या था वाक्य का? तो पांचवा तत्व था इसमें क्या? निकटता। वाक्य में क्या होनी चाहिए? निकटता। ये आप लोग नोट कर रहे हो, साथ साथ नोट करते हुए चले, ताकि बाद में आप लोगों को रिवीजन करने में आराम रहे। ठीक है? आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, रिवीजन तो बाद में हो ही जाता है। जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो बाद में रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं। इसमें कोई कठिन चीज है ही नहीं है समझने के अलावा कि हमें बार बार इसको देखना पड़े। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइए इसी में। क्या नेक्स्ट पॉइंट है? निकटता। निकटता या समीपता। निकटता या समीपता। कर लिया पॉइंट नोट? तो चलिए अब इसे भी जानेंगे, ये क्या होता है कि वाक्यों को लिखते या बोलते समय क्या है कि वाक्यों को लिखते या बोलते समय उसमें समीपता या निकटता आवश्यक है। क्योंकि रुक रुक कर बोलने या लिखने में वाक्य में क्या नहीं होता है? बोलने शब्दों में वाक्य में अर्थ नहीं निकलता है। एक बार फिर से सुनिएगा,
क्या होती निकटता किस प्रकार वाक्य में होनी चाहिए कि वाक्य को लिखते या बोलते समय, चाहे हम वाक्य को लिखें चाहे बोलें, वाक्य में क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, यानी समीपता होनी चाहिए। जब हम इसको रुक रुक कर बोलते हैं, जब किसी वाक्य को रुक रुक के बोलेंगे तो क्या ये वाक्य बनेगा। वाक्य में क्या होनी चाहिए, एक लय होनी चाहिए, यानी समीपता होनी चाहिए, यानी रुक रुक कर बोलने या लिखने पर शब्दों में वाक्य में, इस शब्दों में वाक्य से कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, एक लाइन है इसमें भी नोट कर दीजिएगा, क्या कि वाक्य को लिखते या बोलते समय, वाक्य को लिखते या बोलते समय, वाक्य को लिखते या बोलते समय क्या होनी चाहिए, वाक्य में समीपता, निकटता होनी चाहिए। वाक्य में लिखते समय वाक्य में निकटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, निकटता या समीपता होनी चाहिए, निकटता या समीपता होनी चाहिए। अगर हम वाक्य को रुक रुक कर बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य को रुक रुक कर बोलने पर, रुक रुक कर बोलने पर या बोले गए शब्दों में, रुक रुक कर बोलने या बोले गए शब्दों में वाक्य में क्या नहीं निकलता है, क्या नहीं रहता है, अर्थ नहीं रहता है। क्या वाक्य, अगर वाक्य रुक रुक कर बोले गए तो शब्दों में वाक्य के अंदर अर्थ नहीं रहता है। समझ गए, एक बार समझिएगा क्या है, समीपता किस प्रकार होनी चाहिए कि वाक्य को लिखते या बोलते समय वाक्य में क्या होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए, ना कि दूर, यानी निकटता होनी चाहिए। अगर वाक्य हम रुक रुक कर बोलेंगे या लिखेंगे तो वाक्य में जो शब्द दिए होते हैं उसमें कोई अर्थ नहीं रहता है। शब्द शुद्ध तो होते हैं, लेकिन जब पूरा वाक्य लिखेंगे तो उसमें क्या कोई अर्थ नहीं रहता, कुछ मजा नहीं आता है, बोलने में या लिखने में उसमें कोई आनंद नहीं रहता है। ठीक है, जैसे इस पर आप समझिएगा, जैसे हमने उदाहरण आपको समझाने के लिए लिया, क्या कि ललिता पढ़ती तो पास हो जाती, ललिता पढ़ती तो पास हो जाती। अब समझिएगा, ये हमने क्या लिया, उदाहरण। अब हम इसको पढ़े कि ललिता, अब फिर रुक गए, फिर थोड़ी देर बाद बोले कि पढ़ती, फिर शांत हो गए या किसी से बातें करने लगे, फिर बोले पढ़ती तो पास हो जाती।
तो क्या हमें लग रहा कि हम ये वाक्य बोल रहे हैं? वाक्य में क्या होनी चाहिए? लय होनी चाहिए। कैसे? कि ललिता पढ़ती तो पास हो जाती। ठीक है। इसके अंतर्गत यानी इसके निकटता या समीपता को दिखाने के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं, ध्यान दीजिएगा। किंतु, परंतु, लेकिन, यानी शब्दों को जोड़ने के लिए जो शब्द आते हैं, यानी निकटता को दिखाने के लिए, जैसे आज बारिश हुई किंतु धूप निकल आई। किंतु धूप निकल आई। ठीक है। समझिएगा कि आज बारिश हुई है किंतु धूप निकल आई। अभी किसकी निकटता को बता रहा है? धूप की निकटता बता रहा। धूप की निकटता या बारिश की निकटता। प्रेजेंट टाइम में क्या है? धूप निकल आई। और जब धूप निकल आई इसके पहले क्या हुआ था? बारिश। क्या हुई थी? बारिश। तो ये किस प्रकार की निकटता को दिखा रहा है? इसके संबंध के बारे में, समीपता को दर्शा रहा है। तो इस आधार पर वाक्य में क्या होनी चाहिए? समीपता होनी चाहिए। ललिता पढ़ती, अगर हम इसको यहां पर लिख देते क्या कि आज, देखिएगा कि आज बारिश हुई धूप निकल आई, या आज बारिश हुई और धूप निकल आई। एक बार ये बात आप लोग पढ़ के देखिएगा, समझिएगा कि आज बारिश हुई धूप निकल आई। ये वाक्य क्या आप लोगों को बोलने में शुद्ध लग रहा है? लग रहा है क्या कि आज बारिश हुई धूप निकल आई? इसमें कोई समीपता नहीं है। बारिश का संबंध धूप से कुछ दिख ही नहीं रहा। किस प्रकार का संबंध? नहीं। जब हम इसमें लिखते हैं कि क्या लिखा था कि आज बारिश हुई किंतु धूप निकल आई, तो बारिश का संबंध किससे हो गया था? धूप से। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? मेल। तो इतनी बात आप लोग नोट कर ली, नोट करते हुए चले। ठीक है, हो गया नोट? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है? मेल। नेक्स्ट पॉइंट है मेल या सामंजस्य। अंतिम तत्व है, अंतिम गुण है क्या? छठा है मेल या सामंजस्य। ठीक है, हो गया पॉइंट नोट कर लिया सभी ने? बना लिया पॉइंट क्या? मेल या सामंजस्य। हो गया? तो चलिए अब हम इसको जानेंगे, इसको समझेंगे किस प्रकार का वाक्य में मेल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब लोग समझेंगे क्या कि वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से जो हम वाक्य बनाते हैं, व्याकरण की दृष्टि से, यानी कि लिंग, काल, कारक, वचन आदि का क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए, मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामंजस्य यानी मेल होना चाहिए, तभी वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कि वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से
या हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, काल, कारक, वचन आदि का मेल होना चाहिए या सामंजस्य होना चाहिए। इसे भी नोट कर लेते हैं, नोट कीजिएगा इसको। क्या वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या होना चाहिए, किस आधार पर, लिंग, काल, कारक, वचन में सामंजस्य, क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, किस आधार पर, किसमें इनमें आपस में मेल होना चाहिए, लिंग में, काल में, कारक में, वचन में, ये सब आपस में कैसे मिलते जुलते। ठीक है, जैसे हमने इसमें एक उदाहरण लिया, समझिएगा। क्या उदाहरण लिया हमने, क्या नेताजी का, नोट कीजिएगा उदाहरण, कि नेता जी का लड़का का हाथ में, लड़का का हाथ में बंदूक था। अब समझिएगा, क्या उदाहरण हमारा, कि नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था। क्या ये वाक्य, इसमें देखिए, इसमें जो लिंग है या वचन है, क्या शुद्ध है, क्या लिंग वचन का इसमें मेल हुआ है। अगर शुद्ध रूप से मेल हुआ होता तो इसका वाक्य, इसका शुद्ध रूप क्या बनता, ध्यान दीजिएगा, कि नेताजी के लड़के, यानी इसमें वचन भी चेंज हो जाता। क्या नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी, हो गया लिंग वचन चेंज। तो यही हमारी इसमें ये लाइन भी कह रही थी कि वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, काल, कारक, वचन में सामंजस्य होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कि नेता जी के लड़के के हाथ में, नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें वचन भी चेंज हो गया और क्या चेंज हो गया, लिंग भी चेंज हो गया, हुआ या नहीं, हो गया। समझिए, किस प्रकार का मेल होना चाहिए, लिंग, काल, कारक, वचन आदि का मेल होना चाहिए। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया, किस प्रकार होना चाहिए, कि नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक थी या था। तो अगर इसे हम शुद्ध बनाएंगे तो इसके पहले का वचन देखेंगे, फिर लिंग देखेंगे, फिर कारक चिन्ह देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो थे वाक्य के तत्व। से क्लियर हो गए आप लोग, वाक्य के तत्व यानी गुण। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वाक्य के तत्व यानी जो गुण है अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गए हमारे वाक्य के तत्व।
समझ में आ रहे हैं? बहुत अच्छे। तो अब क्लास को और आगे बढ़ाएं। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। क्या वाक्य के तत्व हो गए, अब पढ़ना वाक्य के अंग। ठीक है, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य में 2 अंग होते हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, अच्छी सी हेडिंग डालिएगा। क्या वाक्य के अंग। क्या रहेगा नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वाक्य के अंग। इसके वाक्य के अंग हो गया। पॉइंट नोट कर लिया सभी ने? क्या है वाक्य के अंग? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के प्रमुख 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं वाक्य में? 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ध्यान दीजिएगा। क्या कि वाक्य के प्रमुख 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं? तो एक बात देखिएगा, क्या वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब आपको समझते हुए चलना है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला इसमें उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य को हम और क्या कहते हैं? कर्ता। क्या है? कर्ता। अब दूसरा प्रकार है क्या? विधि। क्या इसमें? विधि। इसको क्या कहते हैं? क्रिया। तो समझ गए वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। क्या? उद्देश्य। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य। इसे भी जानेंगे, इसे भी समझेंगे कि उद्देश्य क्या होता है, किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला अंग कौन सा है? उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। हो गया पॉइंट। तो ये क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बोला जाए या कुछ कहा जाए वह क्या होता है? वह उद्देश्य होता है। एक वाक्य में उद्देश्य को क्या कहते हैं? कर्ता। तो एक वाक्य में उद्देश्य या उद्देश्य का विस्तार, कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है। उद्देश्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी वाक्य में कर्ता एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, होते हैं। जैसे राधा का भाई मोहन, उसमें 2 कर्ता हो गए। क्या राधा का भाई मोहन कहाँ जाता है? अपने घर जाता है। ठीक है, क्या है उद्देश्य? कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, नोट कीजिएगा इसे भी, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए या बोला जाए तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो
जानेंगे कि उद्देश्य क्या होता है, कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बताया जाए, क्या होता है, उद्देश्य यानी कर्ता होता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें एक पॉइंट और बनता है इम्पोर्टेंट, कि इसमें कर्ता तथा कर्ता का विस्तार होता है। ये बात हमने आप लोगों को बताई थी, तो इसे भी नोट कीजिएगा कि इसमें उद्देश्य में क्या होता है, कर्ता तथा कर्ता का विस्तार भी होता है, विस्तार भी होता है। ठीक है, और क्या पॉइंट बनेगा इसमें, कि एक शब्द या अनेक शब्दों का भी हो सकता है। जो उद्देश्य होता है वो एक शब्द, उद्देश्य एक शब्द या अनेक शब्दों का भी हो सकता है, एक शब्द या अनेक शब्दों का भी होता है या हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है, क्या है उद्देश्य, एक बार फिर से समझिएगा, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बोला जाए वह क्या कहलाता है, वह हमारा उद्देश्य कहलाता है। और इसमें जो उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है एक उद्देश्य एक शब्द का भी हो सकता है और एक शब्द से अधिक का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया, क्या, राम खेलता है, क्या उदाहरण लिया हमने, इसमें हमने उदाहरण दिया, क्या, राम खेलता है। इसमें उद्देश्य क्या है और विधि क्या है, तो इसमें कौन खेलता है किसके बारे में बताया गया है, बाकी क्या उसी परिभाषा क्या कहती है, वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है या जिसके बारे में कहा गया क्या कहलाता है, वो हमारा उद्देश्य कहलाता है। तो इसके बारे में किसके बारे में बताया, कौन खेलता है, इसमें राम खेलता है, यही क्या है, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, समझ गए। अब समझिएगा इसे, जैसे हमने इसमें एक उदाहरण लिया, क्या, कि श्यामा का भाई अनुज बहुत तेज दौड़ता है, क्या लिया उदाहरण हमने, समझिएगा फिर से, श्यामा का भाई अनुज बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, सुनिएगा क्या है वाक्य हमारा, कि श्यामा का भाई अनुज बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, अब बताइएगा इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है, श्यामा का भाई अनुज, तो इसमें कर्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसमें सबसे पहले एक उद्देश्य हो गया, क्या, श्यामा, यानी एक कर्ता क्या है, श्यामा। क्या इसमें हमने क्या बोला था, एक उद्देश्य एक या अनेक शब्दों का भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, कि श्यामा क्या है, श्यामा उद्देश्य यानी कर्ता है। श्यामा का ही तो भाई है, इसमें मेन कौन है, श्यामा का संबंध किससे बताया गया, उसके भाई अनुज से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्ता यानी एक उद्देश्य, ये हो गया। ठीक है, अब श्यामा का भाई अनुज क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है, किसके बारे में बताया गया है, कौन तेज दौड़ता है, तो अनुज तेज दौड़ता है।
कौन तेज दौड़ता है? तो अनुज तेज दौड़ता है, तो ये भी क्या है? ये भी हो गया क्या? उद्देश्य। ये भी ये क्या हो गया? ये भी एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब इसमें उद्देश्य यानी कर्ता का विस्तार क्या है कि श्यामा का भाई अनुज। इसमें दो ये क्या हो गए थे? ये दो इसमें कर्ता यानी उद्देश्य हो गए थे। ठीक है, अब ये क्या है? ये इतना शेष बचा हुआ क्या बचा? कर्ता का विस्तार। क्या है? कर्ता का विस्तार। ठीक है, जब हमने इसको इकट्ठा किया, ये क्या बन गया? यही हमारा उद्देश्य। ठीक है, मैं आपको क्या बताया था? इसमें कर्ता तथा कर्ता का विस्तार भी सम्मिलित हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा उद्देश्य। समझ गए? तो चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपको जो उद्देश्य है यानी वाक्य का पहला अंग है कि अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार कमेंट करते हुए बताइएगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट अंग है, इसमें दूसरा अंग क्या था? वाक्य का। इसमें दूसरा अंग है क्या? उद्देश्य। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में नोट कीजिएगा क्या? उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य नहीं विधेय। उद्देश्य को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला अंग था क्या है? विधेय। कर लिया नोट? हो गया। तो चलिए इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो वाक्य में यानी उद्देश्य विधेय होता क्या है? उद्देश्य को हम अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब विधेय क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया गया या जो कुछ कहा गया, एक्स वाई जेड दौड़ता है, खेलता है, पढ़ता है, कुछ भी करता है, उसकी क्रियाकर्म क्या है उसके बारे में बताएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, और जो उद्देश्य के बाद जो शेष शब्द बचते हैं, जो शेष वाक्य बचता है, भी क्या होता है? वह विधेय होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से सुनिएगा कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया या उद्देश्य के विषय में बताया गया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो सभी नोट कर लीजिएगा, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप वाक्य में उद्देश्य के विषय में, किसके विषय में? उद्देश्य के विषय में जो बताया गया, जो कुछ भी कहा गया या बताया गया या बोला गया, जो कुछ भी कहा गया उसे क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं। कहा गया उसे विधेय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें भी जो एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है विधेय को समझने के लिए, क्या होता है कि कर्ता के पश्चात यानी कर्ता के बाद में जो शेष बचता है वह क्या होता है? वह भी विधेय होता है। ठीक है, कर्ता के पश्चात यानी उद्देश्य के बाद कर्ता के पश्चात
शेष बचा हुआ, शेष बचे हुए शब्द या बचा हुआ शेष बचे हुए शब्द क्या कहलाते हैं? ये भी विधेय होते हैं, शब्द भी विधेय होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए इसे भी समझिएगा। जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया क्या कि बच्चे फल खाते हैं। उदाहरण हमारा है इसमें क्या है? बच्चे क्या करते हैं? फल खाते हैं। बच्चे फल खाते हैं। अब समझिएगा वाक्य क्या हमारा कि बच्चे फल खाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आप समझिएगा, समझने में क्या है इसमें वाक्य में क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में बताया। उद्देश्य क्या हमारा? बच्चे। कर्ता क्या है? समझिएगा, उद्देश्य हमारा इसमें बच्चे, इन्हीं के विषय में तो बताया गया है। उद्देश्य, ये तो हमारा उद्देश्य निकल के आ गया सामने। क्या था? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा गया, तो क्या कहा गया? बच्चे फल खाते हैं। बच्चे फल खाते हैं। हमने आपको बताया था उद्देश्य क्या होता है? क्रिया या कार्य। तो बच्चे क्या करते हैं? फल खाते हैं। तो यानी उद्देश्य के बाद यानी कर्ता के पश्चात शेष बचा हुआ वाक्य या शब्द क्या होते हैं? विधेय होते हैं। ये बात भी इसमें क्लियर हो गई। ये क्या था हमारा? उद्देश्य यानी कर्ता। ठीक है, अब इसके बाद जो शेष बचा हुआ जो कुछ भी है ये सब क्या है? ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये सब विधेय के अंतर्गत आएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा विधेय हो जाएगा। हो गई इतनी बात क्लियर? क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है, समझ गए? विधेय क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे इसमें हमने एक और आपको उदाहरण दिया क्या कि राहुल क्रिकेट मैच देख रहा था। दूसरा उदाहरण हमने लिया इसमें कि राहुल क्रिकेट मैच देख रहा था। ठीक है, क्या है हमारा वाक्य? समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कि राहुल क्रिकेट मैच देख रहा था। इसमें क्या बताएगा? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा गया, XYZ जो कुछ भी कहा गया, तो राहुल उद्देश्य क्या इसमें? करता क्या? किसके बारे में कहा गया? क्रिकेट कौन देख रहा था? क्रिकेट मैच तो राहुल देख रहा था। ये क्या हो गया? यही हमारा उद्देश्य यानी कर्ता हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, अब जो शेष बचा हुआ भाग है ये सभी क्या हो गया? ये सभी हो गया विधेय। क्या हो गया? विधेय। समझ गए? तो चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा कि उद्देश्य और विधेय आपको, उद्देश्य और विधेय आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिएगा। टाइम भी बहुत हो गया है, तो शेष बचा हुआ हम लोग कल क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों की अच्छे से क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्लास को ऑफ किया जाए। बहुत अच्छे, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। तो एक बार क्लास को सभी लोग हमारे जो लाइव सेशन को सभी लोग एक बार शेयर कर दें और लाइक तो कर ही दें। इतना तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है
जब हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो इतना तो थोड़ा तो कर्तव्य बनता है कि क्लास को शेयर और लाइक तो कर ही दिया। और जो साथी अभी हमारे क्लास में नए जुड़े हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लास को यानी शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो साथी हमारे क्लास में नए जुड़े हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें।